चलिए आज हम लोग काम करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के ऊपर। पहले आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि पिक्चर क्वालिटी और मेरा साउंड ये सब सही है या नहीं। कमेंट करके आप पहले बता दो कि हम आपके कमेंट को सब देख रहे हैं। शुरुआत किया जाए तो चलिए तब हम लोग अब बातचीत करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर। फिर आपके मन में जहन में वही ढेर सारी दिमाग क्वेश्चनें अब चल रही होगी, क्योंकि जो जो एग्जाम नजदीक आता है ना त्यों तो आपको अनेक प्रकार की समस्याएं आपके पास आती होगी। कोई ऐसे होंगे जो पूरा साल पढ़वे नहीं किया और अब कालिदास तुलसीदास फॉर्म में चल रहा होगा। कुछ ऐसे होंगे जो अब दिमाग लगा रहे होंगे कि सर के पास कैसे जाएं और किस अपनी परिस्थिति को हम वहां दिखावे सर के सामने कि जिससे डायरेक्ट हमको क्वेश्चन मिले। भाई ये सब आप गलत चीज दिमाग में लगाओ। पूरा साल आप मोबाइल वोबाइल खूब चलाए, अब तो कम से कम दूर रहो। और आपके पास लिमिट क्वेश्चन हमने दिए हुए हैं, उतना भी आप नहीं करना चाह रहे हैं तो भाई समस्या अब आप खुद अपने क्रिएट किए हो। इसलिए आप थोड़ी सी हड़बड़ाहट को कम रखिए, धैर्य रखिए और जो आपके पास है उसको पढ़िए। मैंने सब्जेक्टिव आपको दिए हुए हैं, सब्जेक्टिव में किस में क्या है वो सब आपको सब पता है सब कुछ। बस हम आपको क्या कर रहे हैं कि अब ऑब्जेक्टिव के कंसेप्ट सब दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक क्लियर कर रहे हैं। फिर कुछ 2019 से लेके सब्जेक्टिव को क्लियर कर 2019 क्या, और फिर हम 2009 से भी बोल देते हैं कि ये क्वेश्चन सब पूछा हुआ है। तो एक बहुत तरह से आइडिया आपको आ ही जाता है कि भाई हमको क्या करने नहीं करने। तो इसीलिए अब थोड़ा सा उस पर आप पेशेंस रखो, पढ़ने पर टाइम दो। प्रैक्टिकल ऑलमोस्ट लगभग सब जगह हो रहा होगा। आप उसमें चाहिए कम से कम हमको 29 नंबर मिले, चाहे साम दंड भेद जो अपनाना पड़े, पैर छूना पड़े, मामा बनाना पड़े, नाना बनाना पड़े। जो बिहार की स्थिति है, परिस्थिति है, उस हिसाब से आप काम कीजिए। बहुत कुछ आप जानते ही हैं, समझदार हैं उतने आप, लेकिन समझदारी में कहीं कहीं आप हड़बड़ाहट में गड़बड़ी भी कर जाते हैं, तो उस चीज का ख्याल रखिए। तो बात करते हैं हम लोग आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर। कल सॉल्यूशन पर बात किए थे, आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर बात करते हैं। कुछ कंसेप्ट में हम पहले आपको दे देते हैं और फिर तब आपको ऑब्जेक्टिव बनाना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। चलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का शॉर्ट क्विक रिवीजन बोलिए, शॉर्ट रिवीजन बोलिए, थोड़ा सा जान लो। नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, पढ़ा नहीं रहे हैं, फिर पढ़ाने की बात दूसरी होती है, बस टर्मिनोलॉजी से अवगत करा रहे हैं। नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है जिसमें दो नाम है, एक है इलेक्ट्रो और एक है केमिस्ट्री। जिस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रो का मतलब यहां है इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी या आप इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं, बिजली। और जिस केमिस्ट्री के टर्म लिखे हुए हैं उसका मीनिंग है केमिकल एनर्जी, अर्थात कोई केमिकल। ठीक है, मतलब अब थोड़ा स्टैंडर्ड भाषा में हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, या अपनी भाषा में आप बोलो इसको बिजली, या इसमें कोई केमिकल, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड हो या नाइट्रिक एसिड हो, कोई केमिकल की बात करता है। ठीक है, तो कहते हैं वो चैप्टर जिसमें हम लोग ये समझे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में बदलता हो या केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में बदलता हो भाया रिडक्शन ऑक्सीडेशन, तो फिर उसे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। जिस डिवाइस से ये चीज बदलता है, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल या केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, तो फिर उसे हम लोग नाम क्या दे देते हैं, सेल। अब उस सेल में भी दो, उस सेल में भी कितने, दो। तो एक को हम लोग नाम क्या देते हैं, एक को हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। समझते चलो, एक को नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल
एक को नाम देते हैं गैल्वेनिक सेल, जिसे इलेक्ट्रोकेमिकल के नाम से भी कहीं कहीं सूचित रहता है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम, इलेक्ट्रॉन नाम जिसका ई से स्टार्ट है, वो इलेक्ट्रिकल को बदलता है केमिकल में, मतलब इलेक्ट्रिकल को केमिकल में बदलता है। लेकिन जिसका नाम आप देख रहे हैं गैल्वेनिक सेल, वो केमिकल को बदलता है इलेक्ट्रिकल में। तो इसमें कंफ्यूजन ना हो इसके लिए याद रखिए, जिसका स्पेलिंग ई से स्टार्ट है अर्थात वो इलेक्ट्रिकल को केमिकल में बदलता है, और इसका उल्टा उसमें बोल देना, हो गया काम खत्म है। बात समझ में आया? फिर ये भी ध्यान में रखना है कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड बोलते हैं पॉजिटिव को, एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड जो होता है वो निगेटिव होता है। लेकिन गैल्वेनिक सेल में एनोड बोलते हैं हम लोग निगेटिव को, और कैथोड बोलते हैं पॉजिटिव को। ऐसा इसलिए कि इसमें बिजली देते हैं और इससे बिजली लेते हैं। अब जैसे कोई बैटरी है, कोई बैटरी चार्ज हो रहा है, तो चार्ज हो रहा है तो उस समय बिजली दे रहे हैं, तो बिजली दे रहे हैं तो उस समय में एनोड पॉजिटिव कैथोड निगेटिव। चार्ज हो गया तब उससे बिजली लेंगे तो उस समय में एनोड निगेटिव और कैथोड पॉजिटिव। और एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है। ये ध्यान में रखना है कि एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन खोने को हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन पाने को हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव के टर्म्स है जिसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। और भी टर्मिनोलॉजी हो। जब ये सेल उल की जानकारी हम लोग ले लिए थे, तो उसके बाद इसमें इलेक्ट्रोलाइट को देते हैं, जो प्लस माइनस में टूटता है उसे इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। कब? जब बिजली पास करा देते हैं। उसमें भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, कोई सॉल्ट स्ट्रॉन्ग का एग्जांपल होता है, वीक एसिड वीक बेस जो होता है वो वीक का एग्जांपल होता है। फिर उसके बाद हम लोग ये बात किए थे कि फ्राडेज फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ। तो फ्राडेज सेकेंड लॉ 2025 में पूछा हुआ है। फ्राडेज फर्स्ट आपके लिए इस बार बहुत जरूरी है, जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे काम होती है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। तो जरा फ्राडेज फर्स्ट लॉ के कंसेप्ट क्या है उसको समझ लीजिए। फ्राडेज फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला आप क्लियर हो लो कि उसका फॉर्मूला W बराबर ZIT, या आप Z को E भी लिख सकते हैं, तो W बराबर EIT भी बोलते हैं या ZIT भी बोलते हैं। ये फ्राडे फर्स्ट लॉ है, जिसमें W का मतलब वेट ऑफ डिपोजिटेड आयंस, Z का मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं या इक्विवेलेंट वेट भी बोल सकते हैं, इसलिए E भी बोलते हैं इसे। I मतलब करंट इन एम्पियर, T का मतलब टाइम इन सेकेंड। ये फ्राडे फर्स्ट लॉ है। जहां तक सेकेंड लॉ की बात जाते हैं तो उसी में W1/Z1 बराबर W2/Z2 ऐसे करके आता है। लेकिन सेकेंड लॉ आपको चूंकि 2025 में पूछा हुआ है तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है, तो वो सेकेंड लॉ के फॉर्मूले हैं। बात समझ में आया? तो ये सब थोड़ा सा आप आइडिया रखेंगे। फ्राडे फर्स्ट लॉ और फ्राडे सेकेंड लॉ की बात है ये। फिर उसके बाद जब फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ हम लोग पढ़ लिए, तो उसके बाद हम लोग बातचीत किए कुछ बेसिक आइडियाज पर, जैसे कि रेसिस्टेंस क्या है। तो बिजली के प्रवाह में जो रुकावट होती है रेसिस्टेंस होता है। रेसिस्टेंस का ही उल्टा हो जाता है तो उसे कंडक्टेंस बोलते हैं, जैसे G कंडक्टेंस है और रेसिस्टेंस का उल्टा कर देते हैं। फिर इसका यूनिट हम लोग लिखे थे, तो 1, और रेसिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। तो ओम जब ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है, ओम इनवर्स, जिसे महो भी बोलते हैं, साइमन भी बोलते हैं हम लोग। फिर उसी में हम लोग गए कि इसमें रेसिस्टिविटी। फिर रेसिस्टिविटी के टर्म से हो कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी को कप्पा से सूचित करते हैं जो रेसिस्टिविटी का उल्टा होता है। और रेसिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम, और ओम मीटर बोलिए या ओम सेंटीमीटर बोलिए, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाता है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स करके लिखते हैं। मीटर को सेंटीमीटर भी चलता है। तो कुछ डेटा है जिसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और भी चला आइए, उसी में दो टाइप था, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, उसके यूनिट। फिर उसी में हम लोग सेल कांस्टेंट की बात किए थे। सेल कांस्टेंट किसको बोलते हैं, L/A, तार की लंबाई और तार की मोटाई के अनुपात को ही हम लोग सेल कांस्टेंट बोलते हैं। जब तार का हुआ तो कंडक्टर का सेल कांस्टेंट बोला जाता है। वही जब सेल मतलब बैटरी पर लगा देते हैं, कोई बैटरी इतना बड़ा है और उसकी लंबाई और उसकी मोटाई, तो लंबाई ऊपर और मोटाई ऊपर नीचे रख देते हैं, तो उस अनुपात को हम लोग नाम क्या देते हैं, बैटरी का कांस्टेंट मतलब सेल कांस्टेंट नाम देते हैं, जिसे L/A का नाम देते हैं। ठीक है, जो 2024 का भी ऑब्जेक्टिव एक था। जब ये सब हम लोग क्लियर हो लिए थे, तब थोड़ी बहुत हम लोग बातचीत किए, जैसे कोहल-रॉच लॉ। कोहल-रॉच लॉ के बाद हम लोग बातचीत किए, बैटरी से संबंधित बात किए, सॉल्ट ब्रिज की बात किए। तो बैटरी से संबंधित जब बात हुआ तो उसमें हम लोग दो बातें किए कि एक प्राइमरी बैटरी, एक सेकेंडरी बैटरी।
प्राइमरी बैटरी जो क्या होता है, नॉन चार्जेबल, जिसको चार्ज नहीं कर सकते हैं, सेल रिएक्शन उसका उल्टा नहीं हो सकता है। सेकेंडरी बैटरी वो होते हैं जो चार्जेबल होता है, जिसे उल्टा कर सकते हैं। उसमें भी प्राइमरी बैटरी जो चार्ज नहीं होती, 4 मेंबर, वोल्टेइक सेल, डैनियल सेल, लैक्लेंचे सेल, मरकरी, सबों में एक कॉमन चीज जिंक होता है, जो क्या एक पार्ट, और एक पार्ट बदलता है। वोल्टेइक और डैनियल में तो कॉपरे होता है, लेकिन आप लैक्लेंचे में जाओगे तो ग्रेफाइट होता है, और उसमें मरकरी में नाम है मरकरी, तो मरकरी ऑक्साइड होता है। लेकिन ये सभी क्या होते हैं, नॉन चार्जेबल। डैनियल और लैक्लेंचे, डैनियल और वोल्टेइक में सल्फ्यूरिक एसिड उसका इलेक्ट्रोलाइट भी होता है। ये सब चार्ज इसलिए नहीं होता है कि एक पार्ट जिंक होता है, सेल रिएक्शन उसका उल्टा नहीं हो पाता है। लेकिन जब सेकेंडरी बैटरी में जाएंगे तो वो चार्जेबल होते हैं, जिसके प्रमुख 2 मेंबर है, एक लेड स्टोरेज जो इन्वर्टर का बैटरी सब होता है, बैटरा जिसको आप बोल लेते हैं, बैटरा कोई शब्द नहीं है लेकिन बैटरा आप बोल लेते हो। लेकिन दूसरी जो पार्ट उसकी होती है, एक निकेल कैडमियम बैटरी, जो मोबाइल की बैटरी है, लैपटॉप की बैटरी है, वो सेल रिएक्शन उल्टा हो जाता है उसका। इसलिए उल्टा हो जाता है क्योंकि उसमें जिंक नहीं है, एगो में लेड ऑक्साइड होता है, एगो में क्या होता है, निकेल और कैडमियम, जिसका डुप्लीकेट फॉर्म आयरन देके भी बनाया जाता है। ये सब हम लोग पढ़े हुए थे सेकेंडरी बैटरी में। फिर सब जब हम लोग उसी में बात कर रहे थे तो एक फ्यूल सेल पर चर्चा की। फ्यूल सेल में हाइड्रोजन आता है और ऑक्सीजन आता है। हाइड्रोजन एनोड की तरह काम करता है और ऑक्सीजन कैथोड की तरह, तो इसलिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल भी बोलते हैं या फ्यूल सेल का नाम भी देते हैं, जिसे बिजली उत्पादन हम लोग कर लेते हैं। फिर उस जब ये सब टर्मिनोलॉजी हो गया था तो थोड़ा बहुत एक डेटा है ऑब्जेक्टिव सॉर्ट आउट करने के लिए, उसको भी आप ध्यान में रखो। और ऑब्जेक्टिव सॉर्ट आउट करने के लिए क्या है कि आपको एक एसआरपी वैल्यू देगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, या सीधे आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू देगा। वो वैल्यू जितना देगा उसका ठीक उल्टा होता है रिड्यूसिंग पावर। मतलब ये हुआ कि मान लो थोड़ा देर के लिए कि कोई आपको दिया दूगो कोई दे दिया इलेक्ट्रोड, एगो का वैल्यू दे दिया 1.2 वोल्ट, एगो का दे दिया कि -2.0 वोल्ट। तो जो कम होगा उसका रिडक्शन पावर ज्यादा होता है, जो ज्यादा होता है उसका कम। यानी ज्यादा रिडक्शन पावर इसका होगा, कम रिडक्शन पावर इसका होगा। तो ये सब कुछ बेसिक है, जिसको ध्यान में रखेंगे तो आराम से ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। तो एक क्विक रिवीजन हम आपको दे दिए हैं 10 मिनट का, पूरे थियोरेटिकल बैकग्राउंड का। ऑलरेडी आपको आइडिया है ही। अब हम ऑब्जेक्टिव पर बातचीत करेंगे, ऑब्जेक्टिव देखेंगे साथ ही साथ। जब ऑब्जेक्टिव हो जाएगा तो हम लोग फिर सब्जेक्टिव 2019 से लेकर 2025 तक का लगातार देख लेंगे, और 2019 से पहले जो मेन क्वेश्चन होंगे वो हम पुनः फिर बोल देंगे। मतलब ओवरऑल हमारा काम 2009 से लेकर 2025 तक पर चल रहा है। तो इसीलिए आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, समझते चलेंगे। और हम फिर बोल रहे हैं, हम जो ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं ये नहीं दिमाग में लगाना कि ये ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट आएगा। हाँ, ये ऑब्जेक्टिव के कंसेप्ट आएंगे। कंसेप्ट पकड़ लिए तो कोनो बन जाएगा, कंसेप्ट नहीं पकड़े तो आप 1000 ऑब्जेक्टिव रट लो, आपसे बनने वाला ना है। ये दिमाग में भर के चलो आप। इसलिए कंसेप्ट को पकड़ेंगे। जैसे सॉल्यूशन चैप्टर में देखे ना कि ज्यादातर उसके आई से क्वेश्चन आता है, भांट ऑफ फैक्टर से। तो ये सब पूरा कंसेप्ट पकड़ो, फॉर्मूला तो कोनो बदल देगा, चेंज कर देगा। बात समझ में है? तो चलिए, सबको थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ब्रेन पर आ गया होगा इतना भाषण के बाद। निश्चित तौर पर ब्रेन पे सारी बातें आ गई होगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तब हम अब आप लिखो, कमेंट करो पहले आप कि हाँ सब कुछ सही है, तब हम ऑब्जेक्टिव शुरुआत करें। अब आपके ब्रेन पर आ गया होगा अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बहुत सारी बातें, जब एक बार क्विक रिवीजन हो गया तो। कमबैक हो गया नहीं? चलो ठीक है, अब शुरुआत करिए। ये तो हमने चैप्टर के हेडिंग दिए हैं, लेकिन अब जरा अगला क्वेश्चन आप देख लो। तो अगला क्वेश्चन जैसा हम देख रहे हैं, चलो पहला ही क्वेश्चन देखो। 2010 का ऑब्जेक्टिव, अर्थात 2009 में ऑब्जेक्टिव नहीं आए थे, तो 2010 के ये ऑब्जेक्टिव हैं। और 2010 के ऑब्जेक्टिव तो हैं, ये तो हम भी बोल रहे हैं। 2009 में इसका मतलब ऑब्जेक्टिव नहीं था। लेकिन हम एक बात आपको साफ साफ बताएंगे, जब आप क्वेश्चन बैंक का रिकॉर्ड चेक करेंगे ना, मतलब उसको एनालाइज करेंगे आप, तो 2009 से लेके 19 तक जो है ना, 18 तक आपको कम क्वेश्चन मिलेंगे ऑब्जेक्टिव में भी, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में। इसलिए कि उस समय में इतने ऑप्शन रहित नहीं रहते थे। जैसे वहां उससे पहले ऐसा रहता था कि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाता था 42, मतलब ऑब्जेक्टिव 42 को बनाना रहता था 35 को, तो थोड़ा बहुत ही ऑप्शन मिलता था। अब तो सीधा डबल का ऑप्शन है।
इसलिए आप ये मत दिमाग लगाइएगा कि वो पहले ऑब्जेक्टिव कम पूछता था अभी ज्यादा, ऐसा नहीं, पहले ऑप्शन कम रहते थे, मतलब मल्टीपल, मतलब सिलेक्शन की जो बात रहती थी। तो हम और भी बताते, 2009 में तो 28 का ऑब्जेक्टिव रहता था, 28 बनाना पड़ता था, बाद में उसे चेंज करके 35 में 35 बना, बाद में चेंज करके 42 में 35 हुआ। अभी प्रेजेंट स्थिति ये है कि 70 में आपको 35 बनाने होते हैं। तो जो जो आप देखिए, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि प्रेजेंट ट्रेंड 2019 से है, 19 जो ट्रेंड पर आप अभी काम कर रहे हैं वो 19 की बाद की ट्रेंड है। तो फिर वो 70 में 35 ऑब्जेक्टिव बनाना है, 20 को 2 नंबर में 10 को बनाना है, 6 को 5 नंबर में 3 को बनाना है, वो प्रेजेंट ट्रेंड है। तो इसलिए हम प्रेजेंट ट्रेंड की ही बात करते हैं। तो 2009 में नहीं है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि 9 में क्वेश्चन नहीं था, उस समय में 28 ऑब्जेक्टिव बनाने रहते थे, समय कुछ और था उस समय, आपके लिए कुछ और समय है। चलिए पहला क्वेश्चन आप देख लो, लिखल है फ्राडेज सेकेंड लॉ। फ्राडेज सेकेंड लॉ की बात बोल रहा है। मैंने अभी अभी आपको बोल दिए थे कि फ्राडेज फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला होता है W बराबर ZIT या EIT, लेकिन सेकेंड लॉ का फॉर्मूला होता है W1/Z1 बराबर W2/Z2 या W3/Z3, ऐसे करके चला जाता है। चाहे आप फर्स्ट लॉ को देखो या सेकेंड लॉ को देखो, Z है ही, Z है ही, और Z को मैंने बोले कि Z जो है E के बराबर होता है, जिसे इक्विवेलेंट वेट भी बोलते हैं। तो वो बोल रहा है कि फ्राडेज सेकेंड लॉ जो है वो किससे संबंधित है। पहला बोल रहा है एटॉमिक नंबर से संबंधित है, दूसरा बोल रहा है इक्विवेलेंट वेट से संबंधित है, तीसरा एटॉमिक नंबर ऑफ एनायन से संबंधित है, स्पीड से किससे संबंधित है, इक्विवेलेंट वेट से संबंधित है। क्यों? क्योंकि जेड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट वेट। इसलिए मैंने उस समय में आपको फ्राडे फर्स्ट लॉ में बता दिए थे कि W बराबर क्या, ZIT भी लिख सकते हैं और W बराबर EIT भी लिख सकते हैं। बात समझ में आया? और Z बोले तो इक्विवेलेंट वेट की बात होती है। समझ में आ रहा बात? तो इसमें कोई दिक्कत, क्लियर है सबको? तो चाहे फराडे सेकंड लॉ पूछे चाहे फराडे फर्स्ट लॉ पूछे, उसका संबंध डायरेक्ट और डायरेक्ट किससे है, इक्विवेलेंट वेट से, क्योंकि जेड उसके पहले एक लॉ में भी आता है और जेड उसके दूसरे लॉ में भी आता है। हाँ, मेन जब पढ़ा रहे थे तो सेकंड लॉ भी पढ़ाएं, लेकिन जब रिवीजन कराएं तो सेकंड लॉ नहीं कराएं। क्यों नहीं कराएं? क्योंकि अभी अभी आप देखेंगे 2025 में सेकंड लॉ पूछा हुआ है, इसलिए नहीं कराएं। लेकिन फॉर्मूला आपको दिखा दिए कि भाई इसमें भी जेड है उसमें भी जेड है, तो निश्चित रूप से इक्विवेलेंट वेट से ही रिश्ता रखता है, चाहे वो फर्स्ट लॉ हो और चाहे वो सेकंड लॉ है। बात समझ में? नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखो 2011 का है। 2010-11 इस समय एक मिलेगा, उस समय में ऑप्शन नहीं रहता, तो 28 में 28 ऑब्जेक्टिव बनाने रहते थे। आज 14 का तेको को मिलेगा ही नहीं 2014 का, इसलिए कि 2014 में ऑब्जेक्टिव हटाइए दिया था, केवल सब्जेक्टिव का एग्जाम हुआ था। बात समझ में आया? तो इसलिए सब थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन जरा देख लो, क्या लिखल है, Which of the following is a secondary cell? कौन ऐसा है जो सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल है? मैंने अभी अभी आपको रटा दिए ना। प्राइमरी सेल में कौन कौन, वोल्टेइक, डैनियल, लैक्लेंचे, मरकरी। सेकेंडरी में लेड स्टोरेज और निकल कैडमियम या अल्कली, यही ना? तो आप ही बोलो ना कौन है। इस तो सेकेंड देख नहीं रहे, लेड स्टोरेज यहां पर है, सेकेंडरी सेल का एग्जांपल, सेकेंडरी बैटरी का। लेक्लेंचे ये सब किसका है, वो तो प्राइमरी का एग्जांपल। लेक्लेंचे जानते हैं, निप्पो एवरेटी बैटरी को ही लेक्लेंचे बोलते हैं, क्योंकि पहले बार लेक्लेंचे नाम के वैज्ञानिक किसको बनाए थे, निप्पो एवरेटी बैटरी को, इसलिए उसे लेक्लेंचे सेल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, तीसरा क्वेश्चन देख लो, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल रिएक्शन। आप जरा यही समझनी है, ये थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी जानना है, और ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाए हैं। एक फॉर्मूला आप पढ़े थे कि ई सेल बराबर, जिसे हम लोग सेल पोटेंशियल भी बोलते हैं, ई रीड माइनस ई ऑक्स, याद आया? पढ़ लिए होंगे। ई सेल बराबर ई रीड माइनस ऑक्स, या कैथोड माइनस एनोड, या राइट माइनस लेफ्ट करके फॉर्मूला पढ़े थे सेल पोटेंशियल, उसी का ये न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल क्या है जरा वो देखो। ये रिएक्शन दिया हुआ है, रिएक्शन है कि Fe2 प्लस जिंक से Fe और Zn2, मतलब ये रिएक्शन इसका है कि Fe2 प्लस है, हम थोड़ा और क्लियर कर दें, 2 प्लस लिखिए या 2 प्लस दीजिए, हो गया। साथ में जिंक, और ऐसे एरो होता, एरो छूट गया है यहां बीच में, और फिर Fe, और फिर क्या है, जिंक 2 प्लस, 2 प्लस मतलब 2 प्लस। उसका वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू कितना दिया हुआ है वो देख लो। जिंक का वैल्यू दिया हुआ है प्लस 0.76, Fe का वैल्यू दिया है 0.41 वोल्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले आपको यह पता करना होगा कि कहां रिडक्शन हो रहा है, कहां ऑक्सीडेशन। तो देखो, ये Fe हुआ और ये जिंक हुआ।
Fe पर दुगो प्लस है, दुगो प्लस का मतलब दुगो इलेक्ट्रॉन कम है, यहाँ एको को प्लस नहीं है मतलब दुगो इलेक्ट्रॉन कम नहीं है। तो रास्ते में इलेक्ट्रॉन बढ़ा कि घटा, यहाँ दुगो कम है यहाँ कम नहीं है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ा। और इलेक्ट्रॉन बढ़ने को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन बढ़ने को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। इसमें देखो जिंक को इलेक्ट्रॉन कम नहीं था लेकिन यहाँ प्लस है मतलब कम हो गया, और इलेक्ट्रॉन घटने को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब लोहा जो है वो रिडक्शन है लेकिन जिंक जो है वो ऑक्सीडेशन है। तो अब यहां देखो जिंक जो है इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन का वैल्यू है, और ये आयरन जो है वो रिडक्शन का वैल्यू है, क्योंकि रिएक्शन से पता चल रहा है। ठीक है, हमारा फॉर्मूला है ई सेल वाला रीड माइनस ऑक्स। अब जरा उस फॉर्मूला पर इसको हम बैठा देंगे, तो फॉर्मूला पर बैठाएंगे तो जरा देख लो क्या होता है फॉर्मूला पर बैठाएंगे तो, क्योंकि फॉर्मूला रीड माइनस ऑक्स है तो रीड का वैल्यू कितना है 0.41, बीच में माइनस है तो माइनस, फिर क्या है प्लस 0.76। जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 में से 1 गया तो 5, 7 में से 4 गया 3, 0 लेकिन ये किस में आएगा, माइनस में आएगा, यह माइनस छूट गया है नहीं तो ये माइनस होगा। तो ये कितना हो गया, आंसर इसका क्या हो जाएगा ए। तो ऐसा न्यूमेरिकल जब आता है तो फॉर्मूला तो पर है रीड माइनस ऑक्स, तो आप पहले उस रिएक्शन से ये पता कर लोगे कि किसमें रिडक्शन हो रहा है और किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये पता करने के लिए सिंपल सा कंसेप्ट है कि रिएक्शन को चेक करेंगे कि लोहा से लोहा, जिंक से जिंक का, देखेंगे इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है कि गेन। लॉस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, गेन हो रहा है तो रिडक्शन। जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा था, इधर लॉस था इधर आमदनी थी, इधर दुगो लॉस था इधर लॉस नहीं है, तो इसका मतलब रास्ते में इलेक्ट्रॉन पाया है, और पाने को क्या बोलेंगे, रिडक्शन। और इलेक्ट्रॉन, ये जिंक को लॉस नहीं था उधर जिंक को लॉस है इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम लोग क्या किए, इलेक्ट्रॉन खोया है, खोने को ऑक्सीडेशन। इससे पता चल गया लोहा रिडक्शन है तो लोहा का वैल्यू ले लिए रिडक्शन, और जिंक का वैल्यू ऑक्सीडेशन। अब बस रिडक्शन में से ऑक्सीडेशन को घटा दिए, आंसर आराम से आ गया। बात समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत इसमें, बढ़े अगले पर। चलिए तो ये भी क्लियर है। नेक्स्ट जरा देख लो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इफ 96,500 कुलम्ब इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया जाता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, तो इस पे कितने ग्राम कॉपर लिबरेट होंगे। फ्राडे फर्स्ट लॉ का न्यूमेरिकल का फॉर्मूला न्यूमेरिकल है। तो चलो बड़ा आसान है, इसके न्यूमेरिकल को बनाना बहुत आसान है। आपके पास है फॉर्मूला W बराबर ZIT, ठीक है, तो W बराबर ZIT है। अब इसमें हम लोग जब चार्ज की बात करते हैं तो उसमें 96,500 ले लेते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल जब बनाते हैं तो हमको पूछ रहा है कितना W होगा, तो Z का वैल्यू निकालना होगा। Z होता है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट निकालना किसका होगा, तो पूछ रहा है किसका क्वेश्चन में, तो कॉपर का ना, देख रहे हैं सब में CU लगल है, मतलब कॉपर का पूछ रहा है। कॉपर का मास कितना होता है, तो 63.5 कॉपर का मास। इसमें कितना Cu प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस, तो कॉपर पर कै गो प्लस, 2 गो प्लस, तो 2 से भाग देते हैं तब इसका Z निकलता है या E, जितना वैलेंसी होता है ना उतने से भाग देते हैं तो ये, तो E कितना आएगा 31.75, अगर भाग देंगे तो यही आएगा ना, भाग देके देख लो, 2 से 3 6, 1 15, तो 2 सत्ते 14, 1 10, हाँ तो 31.75 आएगा। अब जरा देखो कि हमको W बराबर निकालने हैं और Z है, मतलब पूछ रहा है Z कितना, तो Z की वैल्यू कितना लेंगे 31 यहीं पर डायरेक्ट निकाल देते हैं, यहां लेंगे Z की वैल्यू 31.75। IT का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ 96,500 कुलम, नीचे में ऑलरेडी 96,500 एक मोल टर्म के लिए लेते हैं, जो अभी निकाल के अगला नंबर ऑब्जेक्टिव में बताएंगे भी। तो ये और ये कट जाता है तो आपको कुल कितने आएंगे 31.75 ग्राम ना, तो हम लोग अप्रोक्स डेटा मास का लिए हैं, देख रहे हैं कितना है, तो कितना आ जाएगा 31.76 या 37, क्योंकि मास जो लिए अप्रोक्स है ना, तो वो और वो क्वेश्चन जो दिया रहता है एग्जैक्ट में। बात समझ में आया, तो ये फर्स्ट लॉ के न्यूमेरिकल थे। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है, फिर वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, रिपीट है, मतलब आप देख लो सेम क्वेश्चन रिपीट है। जो क्वेश्चन ये था 2000 कितना में 13 में, वही क्वेश्चन है 2015 में, आज 14 में नहीं है। क्यों नहीं है 14 में, वो समझ में आया, क्योंकि 14 में ऑब्जेक्टिव एग्जाम हुआ ही नहीं था, कंप्लीट सबके सब क्या हुए थे,
सब्जेक्टिव। समझ में आई बात? तो सेम रिपीट क्वेश्चन है, तो इसमें भी आंसर वही आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत की बात है नहीं 15 में। नेक्स्ट आ जाओ, अगला देखो, फराडेज लॉ, फराडे के नियम किससे रिलेटेड है? अभी अभी बात करवे किए थे, W बराबर जेड आई टी या सेकेंड लॉ W1/Z1, तो किससे रिलेटेड है? इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट का मतलब या तो जेड बोलो या नहीं तो क्या बोलो, ई बोलो। समझ में आई बात? तो इसमें कोई समस्या है? लिख रहा है कि फराडे लॉ किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है? जेड ई या इक्विवेलेंट वेट से संबंधित है। नेक्स्ट आ जाओ, सातवां है, व्हेन वन फराडे ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज पास द मास डिपॉजिट इज इक्वल टू। अब जरा इसमें आ जाओ, कह रहा है क्या कि जब एक फराडे इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं तब मास किसके बराबर होता है? आपका फॉर्मूला है W बराबर जेड आई टी। आई टी का वैल्यू फराडे में दे दिया है, ये समझ में आया? तो W बराबर आपको जैसे ही दे दिया है तो W बराबर क्या, यहां बोल रहा है एक, तो Z गुने एक, तो W बराबर क्या, ये तो पहले पढ़ाए भी थे ना, EC कांस्टेंट, तो वो किसके बराबर होगा? EC कांस्टेंट। देखना, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ये आंसर गलत दे दिया है, ये आंसर क्या हो जाएगा? C। समझ में आया बात? मतलब ये हो जाएंगे क्या कि आप पढ़े भी थे ना ये EC कांस्टेंट, तो उसमें हो जाता है ना, एक लेते हैं तो कितने के बराबर होता है? WZ के बराबर। जेड देख रहे हैं, यहाँ पूरा नाम देखो, हम मैंने पहले भी बोले थे कि हम शॉर्ट नाम वहां लिखे थे, पूरा नाम भी हेडिंग में दिए थे, लेकिन वहां बोले थे कि क्वेश्चन ऑप्शन में जनरली क्या रहता है? पूरा नाम। तो पूरा नाम है ना इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ECE। समझ में आई बात? इसका आंसर ऑप्शन गलत हो गया था, टाइपिंग में C होगा। बात समझ में आया? ये पहले से भी आप पढ़े हुए थे। बढ़े अगले पर, क्लियर है? चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आ जाओ, कब? 2018 का। कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का मतलब हुआ कि आपको कप्पा इक्विवेलेंट की बात कर रहा है, जो मास का ठीक मतलब मास के रिस्पेक्ट में ही चलता है कि मास जिसका ज्यादा तो ज्यादा और जिसका कम तो कम। तो आपके पास तीन है, तीन है क्या क्या? एक दिया हुआ है LiCl, एक दिया हुआ है NaCl, ठीक है, एक दिया हुआ है KCl। तो सब में Cl तो सेम है, बस पोटासियम को देखो, तो पोटासियम का मास कितना होता है? 39, सोडियम का मास 23, लिथियम का मास नंबर नहीं बोल रहे, मास बोल रहे हैं 7। तो सबसे ज्यादा इसका, इसलिए देख रहे हो, सबसे पहले KCl लिखल है, उसके बाद NaCl लिखल है, उससे मास कम, उसके बाद लिथियम का लिखल है, उसका मास कम। तो आंसर क्या हो गए? B हो गए। अर्थात आप कह सकते हैं कि मास के जैसा रहता है उसी में आप सजा दोगे, जिसका मास ज्यादा और तो जब पहले जिसका मास कम तो कम, वो ऑर्डर हो जाता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालने का। यानी आप कह सकते हो कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मास का क्या होता है? डायरेक्टली फॉर्म में होता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आ जाओ, अगला बोल रहा है ए डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम फ्लोराइड इज, हाँ ये थोड़ा सा ध्यान में रखो, कह रहा है कि सोडियम फ्लोराइड है, इसको अगर हम पानी में घुला देंगे, ठीक है, तो पानी में जब घुला देंगे तो फिर उसमें बोल रहा है कि एनोड पर कौन चीज निकलेगा और कैथोड पर कौन चीज निकलेगा। तो जैसे ही सोडियम फ्लोराइड को पानी में घुलाएंगे, बिजली पास कराएंगे, तो प्लस माइनस में तो टूटेगा। तो प्लस माइनस में टूटेगा, तो हम आपको पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या बताएं कि पॉजिटिव एनोड को बोलते हैं, निगेटिव कैथोड को बोलते हैं। मतलब ये एनोड है और ये कैथोड है। तो स्वाभाविक अगर सोडियम है और फ्लोरीन, तो सोडियम प्लस और फ्लोरीन माइनस, तो जाएगा किस पर? तो फ्लोरीन जाएगा एनोड पर। बात समझ में आया? या तो सोडियम और नहीं तो हाइड्रोजन, ये सब जाएगा किस पर? कैथोड पर। तो फ्लोरीन आता है एनोड पर, तो देख रहे हो फ्लोरीन है ना, एनोड का फ्लोरीन, कैथोड के लिए हाइड्रोजन दे दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। बात समझ में आया? नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या है? 1 फराडे इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू हाउ मच कूलम्ब। तो ये थोड़ा समझ लो कि 96,500 कैसे होता है। रिवीजन में नहीं बताया, लेकिन जब मेन बता रहे थे तो समय बताए थे कैसे होता है, उसको समझ लो। सबसे पहले एक मोल अगर हम पूछें क्या होता है, तो उसका वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है एक मोल में, और वो सब चीज पर लगाते हैं। तो अगर मान लो हम बोलो एक मोल इलेक्ट्रॉन बोले, तो इसका मतलब इतना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। माइनस तो इसलिए लगाए कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, ये माइनस डेटा माइनस नहीं है, चार्ज माइनस है।
तो भाई एक मोल इलेक्ट्रॉन इतना और एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज, तो भाई कोई पूछेगा कि कुल चार्ज बताओ एक मोल पर कितना आएगा, तो कुल चार्ज कितना आएगा, तो ये दोनों को गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो 6.022 इंटू 1.6 इंटू 10⁻23, यही ना होगा। आइए गुना मतलब जो आएगा, या इसको और ऐसे लिख लेते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23, इसका गुना करना है किससे, 1.6 इंटू 10⁻19। तो अब इसको गुना करेंगे ना आप, तो गुना करने के बाद इसको गुना करिए, तो 9 पॉइंट कुछ के आसपास जाएगा, यही ना आएगा, 6 डेढ़ 9 समझिए ना, 10 का पावर 23, 10 का प्लस है वो माइनस है, तो 19 और 4 23 आ जाता है, नहीं आ जाता है। ऑलमोस्ट जब इसका कैलकुलेशन आप कीजिएगा तो आता है 9.6500 10⁻4, ऐसे आ जाता है 10⁻4। तो इसको खत्म करने के लिए इस पॉइंट को हटा लेते हैं, तो सीधे हमारे पास कितने बच जाते हैं, तब हमारे पास कितने बच जाते हैं, 96,500। तो ऑलमोस्ट कहने का मीनिंग हमारा ये है कि जब एक मोल हम लोग एक मोल इलेक्ट्रॉन पर काम करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 96,500। सीधा समझो आप, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, एक मोल इलेक्ट्रॉन होता है 6.022 इंटू 10⁻23, दोनों को गुना करेंगे तो ऑलमोस्ट लगभग कितने के आसपास आता है, 96,500। इसलिए एक फराडे की कोई वैल्यू पूछता है कितना, तो सीधा बोलते हैं कि 1 फराडे का वैल्यू कितना होता है, 96,500 कूलम्ब। समझ में आई बात, ये आप क्लियर हो लो। अब जरा देखो, अभी हम लोग किस पर हैं, 2019 पर। इसके बाद देखो अब ऑब्जेक्टिव बढ़ने लगेगा, क्यों, क्योंकि यही से ऑप्शन ज्यादा आने लगी थी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन। अगला बोल रहा है गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है। गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है, मैंने अभी आपको जब पढ़ा शुरू किए हैं उससे पहले कंसेप्ट दे दिए। कंसेप्ट क्या दे दिए हैं कि भाई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है और गैल्वेनिक सेल होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड और कैथोड होते हैं, एनोड पॉजिटिव को बोलते हैं, कैथोड निगेटिव को बोलते हैं। लेकिन गैल्वेनिक सेल में एनोड निगेटिव को बोलते हैं और कैथोड पॉजिटिव को बोलते हैं। आपसे क्या पूछ रहा है, गैल्वेनिक सेल में बताओ एनोड क्या है, तो गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या है, देखो आप क्या है, निगेटिव है ना, तो निगेटिव लिखा ना, निगेटिव। समझ में आई बात, ये कंसेप्ट तो पहले दे दिए थे हम, क्या नहीं बताए हुए हैं, पहले से क्लियर किए हैं कि भाई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड प्लस कैथोड माइनस, लेकिन गैल्वेनिक सेल में माइनस को एनोड बोलते हैं, प्लस को कैथोड। तो ये पूछ रहा था किस में, गैल्वेनिक सेल में। समझ में आई बात, कोई दिक्कत यहां तक बोलो आप, अगर कोई परेशानी तो आप बताओ। क्लियर है, बढ़े अगले पर। चलो नेक्स्ट आते हैं, द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। अगला क्वेश्चन है कि लोहा को जंग लगने से आप कैसे बचाएंगे। तो लोहा को जंग लगने से बचाने के लिए आप उसको किस में बदल दीजिए, कैथोड फॉर्म में। कैथोड फॉर्म में बदलने का मतलब ये हुआ कि उस पे हम जिंक का लेप चढ़ा देते हैं, जिसे हम लोग गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, जिसे हिंदी में आप जस्तीकरण प्रक्रिया पढ़े होंगे, उसी का ये फॉर्म लिखा हुआ है कि जस्तीकरण करने से आयरन क्या हो जाता है, कैथोड हो जाता है। गांव देहात की भाषा में बोलता है लोहा को जंग लगने से बचाना है तो रंग के रखिए, मतलब रंग दीजिए उसको, इसलिए खिड़की उड़की में लोहा लगता है तो रंग दिया जाता है, अच्छा देखने में लगता है और जंग लगने से भी बच जाता है। तो ये सब उसका पॉइंट है जो ऑलरेडी पहले से जानते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ जाइए, कह रहा है द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब ईएमएफ। ठीक है, ईएमएफ को ही हम लोग ई सेल मतलब सेल पोटेंशियल बोलते हैं। तो हमारे केमिस्ट्री में सेल पोटेंशियल बोला जाता है और फिजिक्स में क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोले तो ईएमएफ। फिर उसमें लिखा हुआ है कि अगर ईएमएफ वैल्यू किसी इक्विलिब्रियम चीज का निकालेंगे क्या होगा। इक्विलिब्रियम का पहले मीनिंग समझ लो। इक्विलिब्रियम का नाम है, में देखो इक्वी मतलब इक्वल, इक्वल मतलब क्या, सेम मतलब बराबर। तो कहता है कि मान लीजिए अगर कैथोड और एनोड का वैल्यू अगर सेम रहेगा तो ई सेल का वैल्यू क्या आएगा। तो ई सेल का फॉर्मूला क्या पढ़े आप, ई कैथोड माइनस एनोड, या ई राइट माइनस लेफ्ट, या ई रीड माइनस ऑक्स। तो जब दोनों का वैल्यू सेम रहे, इक्यू लिख ले है, दोनों का वैल्यू सेम रहेगा,
तो जब सेम में से सेम चीज को घटाओगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? जीरो ना आएगा। समझ में आई बात? जैसे हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि भाई ईएमएफ की वैल्यू या इलेक्ट्रिक सेल पोटेंशियल निकालने का कि ई कैथोड माइनस एनोड और कहता इक्यू हो, इक्यू मतलब बराबर हो, इक्वल हो, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? तो क्या आएगी? सेम चीज में से सेम को घटाएंगे तो क्या आएगा? जीरो ही आएगा ना। इसलिए उसकी वैल्यू हम लोग सीधे क्या बोलते हैं? जीरो आएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आओ। अगला क्वेश्चन यही समझाना, तभी हम समझाए हुए थे, इसलिए हम पहले क्या बोले कि जब हम स्टार्ट लिए तो उससे पहले 10-15 मिनट आपको हम रिवीजन करा दिए पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। उसमें हम अभी अभी इस चीज को क्लियर किए थे कि आपको क्या करेगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दे देगा, जिस वैल्यू को बोलते हैं एसआरपी वैल्यू। देखो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0 डिग्री सी पर होता है, इसलिए स्टैंडर्ड लगल है। याद आया कुछ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ाए थे 0 डिग्री सी। तो एसआरपी वैल्यू, और एसआरपी वैल्यू दिए गए का उल्टा होता है, मतलब रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर जो होता है एसआरपी वैल्यू का उल्टा होता है। तो आप क्या देख रहे हो कि इसमें ए का वैल्यू दिया हुआ है कितना, जी प्लस में दिया हुआ है, प्लस माइनस देके ही चार्ज वैल्यू रहता है 0.68 वोल्ट। बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -2.50 वोल्ट। सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -0.50 वोल्ट। अब पूछ रहा है कि इसमें बताइए रिड्यूसिंग पावर को सजाइए। मैंने आपको क्या बोले थे कि एसआरपी वैल्यू जो होता है वो रिड्यूसिंग पावर का उल्टा होता है, मतलब जिसका वैल्यू कम देखिएगा वही ज्यादा होगा। तो इस तीनों में सबसे कम कौन है? तो सबसे कम तो ₹2.5 जो कर्जा में है ना, ई ₹2.5 कर्जा में है, आधे रुपया मतलब 98 रुपया कर्जा में है। आ ई तो कर्जा में कहा है, आमदनी में है। तो सबसे कम वैल्यू बी हुआ, सबसे कम वैल्यू बी हुआ, इसलिए सबसे जिसका कम वैल्यू है उसी का सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि एसआरपी का उल्टा ये है। तो सबसे ज्यादा बी का होगा, उसके बाद कम सी का होगा, और सबसे कम किसका होगा? ए का होगा, क्योंकि एसआरपी वैल्यू का ठीक उल्टा क्या होता है? रिड्यूसिंग पावर। ये ध्यान में। अब जरा देखो, इस क्वेश्चन से संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन पूछ लेगा वो। एबीसी के नाम पर जगह XYZ दे देगा, ई डेटा को बदल देगा। तो कंसेप्ट अगर पता है ना, तो आप ये ना कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा कि एसआरपी वैल्यू का ठीक उल्टा होता है क्या? रिड्यूसिंग। लेकिन एसआरपी वैल्यू का ठीक डायरेक्टली होता है ऑक्सीडाइजिंग। ये याद रख लो, सिंपल सी बात है। नहीं याद रहेगा? एसआरपी वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का ठीक उल्टा होता है रिड्यूसिंग, और ठीक डायरेक्टली होता है ऑक्सीडाइजिंग। तो ऑक्सीडाइजिंग पूछेगा तो ज्यादा वाला ही आंसर होगा, और रिड्यूसिंग पावर पूछेगा तो कम वाला पहले आएगा। ये ध्यान में आपको रख लेना है। अब कंसेप्ट मिल गया तो कोनो क्वेश्चन इससे बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, अगला क्वेश्चन कह रहा हाउ मेनी चार्ज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल एल्युमिनियम 3+2J। अब देखो सिंपल सा है, कहता है एल्युमिनियम पर 3 प्लस है, 3 प्लस मतलब ऐसे है, इसको हमको बदलना है एल्युमिनियम में। भाई 3 प्लस है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन की बात है, 3 मोल इलेक्ट्रॉन की बात है। हम आपको बता 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए कितना लगा था? 96,500 कूलम। तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए कितना लगेगा? तो 96,500 को कितने से गुना कर देंगे? 3 से गुना कर देंगे। 96,500 को 3 से गुना करके देखो तो हो जाएगा 0 का 0, 0 का 0, 5 3 15, 1 6 18, 1 19, 1 9 27 और 1 28, इतना आया। अब इसमें अंतिम में दशमलव डाल के इसको पावर में, क्योंकि सब देख रहे हैं पावर में आंसर दिया हुआ है, तो पावर में बदलने के लिए अंतिम में दशमलव दिए, वो दशमलव को खींच के यहां ला लेते हैं तो हो जाएगा 2.895। कितना अंक इधर लेके आए? 1 2 3 4 5, तो 10 के पावर 5। देखो ये ऑप्शन कहीं पर है, कहीं पर है ना, ये है, देखो आप है। तो 1 मोल के लिए कितना लगता है? 96,500 मोल कूलम। तो 3 गो इलेक्ट्रॉन का लॉसिंग चल रहा है, यानी 1 मोल लिखल है ना उसमें, देख रहे हो 1 मोल। तो 1 मोल के लिए इतना, तो 3 प्लस है 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 मोल के लिए तो कितना हो जाएगा? 3 से गुना कर देंगे 96,500 को, तो डायरेक्ट उसमें 2,89,500 नहीं है, उसको पावर में बदल दिया है, तो पावर में बदल दीजिए 2.895 इंटू 10⁵ हो जाएगा। समझ में? अब इसी में मान लो एल्युमिनियम 3 प्लस ना पूछ के कोई मैग्नीशियम ऐसे डाल देता है, मैग्नीशियम 2 प्लस से मैग्नीशियम, तब पूछता है तो 96,500 को 2 से गुना करते हैं। समझ में आई बात? मान लो इसी में पूछ लेता कोई सोडियम प्लस से सोडियम, ठीक है, तो 96,500 1 से गुना कर देते हैं, सिंपल है।
अब ये कंसेप्ट मिल गया तो आराम से आप बना सकते हैं, कोनो क्वेश्चन कोनो पूछेगा चेंज करके, तो समझ में आई बात। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट देखो आप, अगला क्या बोल रहा है कि ये किस में है, जिंक और कॉपर। बैटरी आपको पढ़ाए हुए हैं, ठीक है, प्राइमरी बैटरी सेकेंडरी बैटरी। मैंने पहले ही बोल दिए थे कि प्राइमरी बैटरी नॉन चार्जेबल होता है, किसकी वजह से, जिंक की वजह से। उस प्राइमरी बैटरी का कितने मेंबर, 4, वोल्टेइक सेल, डैनियल सेल, लेक्लेंचे सेल, मरकरी सेल। जिंक सब में होता है, लेकिन वोल्टेइक और डैनियल में कौन चीज होता है, कॉपर। तो वो बोल रहा है किस में जिंक होता है और किस में कॉपर होता है, यानी एक साइड जिंक और एक साइड कॉपर। तो या तो वोल्टेइक होगा या डैनियल होगा। लेक्लेंचे में तो ग्रेफाइट होता है, मरकरी में मरकरी ऑक्साइड होता है। तो इसमें ऑप्शन देखो, या तो वोल्टेइक या डैनियल होगा। तो देख रहे हैं ना, डैनियल है ऑप्शन में। ये वेस्टर्न सेल, कैलोमेल सेल आगे ऑनर्स में पढ़ाते हैं। कैलोमेल सेल क्या होता है, वेस्टर्न सेल होता है। आपके 12 में वेस्टर्न सेल, कैलोमेल सेल नहीं है। आपके 12 में सिर्फ है वोल्टेइक, डैनियल, लेक्लेंचे, मरकरी, लेड स्टोरेज, उसके बाद अल्कली या निकेल, कैडमियम, इतना ही सेल आपको था। फ्यूल सेल 7 को पढ़ना था। लेकिन कैलोमेल, वेस्ट, ये जो आप देख रहे हैं वेस्टर्न, ये सब पढ़ना रहता है ऑनर्स में। तो पूछ रहा था जिंक और कॉपर किस में होता है, तो किस में होता है, डैनियल में होता है। नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखो, 1 फराडे किसने के बराबर। फिर वही बात पूछा, 1 फराडे किसके, तो वही क्वेश्चन अभी अभी तो बात किए थे। 1 फराडे कितने कूलम के बराबर, 96,500। कैसे होता है वो भी समझा दिए। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है उसको 1 मोल से गुना कर देते हैं तो कितना आ जाता है, 96,500 आता है। नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन अ लेड स्टोरेज बैटरी इज चार्ज। अगर कहता है लेड स्टोरेज बैटरी को चार्ज करते हैं तो उसके अंदर में क्या होता है। तो सबसे पहले समझो, लेड स्टोरेज बैटरी में एक साइड पीबी, एक क्या होता है, PbO2, बीच में कौन सी भरल रहता है, सल्फ्यूरिक एसिड। उसने भी बताया है कि सल्फ्यूरिक एसिड कितना परसेंट रहता है, 38%। मतलब जो इन्वर्टर का बैटरी आप बोलते हैं, वो बैटरी में पार्टीशन जो रहता है, तो एक लेड ऑक्साइड, बीच में सल्फ्यूरिक एसिड आप भरते हैं, जिसे बैटरी पानी के नाम से आप बोलते हैं। बैटरी पानी क्यों बोलते हैं, क्योंकि एसिड उसमें 38% रहता है, पानी 62% रहता है, इसलिए उसे बैटरी पानी बोलते हैं, बैटरी एसिड नहीं बोलते हैं, क्योंकि पानी उसमें ज्यादा और एसिड उसमें कम है। तो कहता क्या है कि भाई इसमें क्या होता है, सिंपल सी बात। तो जब बैटरी चार्ज है और उसको यूज कर रहे हैं आप, तो यूज कर रहे हैं तो ये सल्फ्यूरिक एसिड टूटता रहता है, मतलब 2H प्लस HSO, मतलब H प्लस HSO4 माइनस वाले पॉट में टूटते रहता है, प्लस माइनस में कैथोड एनोड में टूटते रहता है, केटायन एनायन में। और जब इसको चार्ज करते हैं तो चार्ज करके जुटते रहता है। तो वही बोल रहा है कि जब चार्ज करते हैं तो कौन चीज होता रहता है। तो यहाँ लिखल है ना, सल्फ्यूरिक एसिड रीजनरेटेड। रीजनरेटेड का मतलब क्या है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो टूट गया रहता है डाउन होके, वो फिर से वो क्या हो जाता है, जुड़ जुड़ के रीजनरेटेड, मतलब फिर से उत्पन्न हो गया रहता है, फिर से बन जाता है। तो चार्ज होना मतलब प्लस माइनस जुड़ना, चार्ज होना मतलब प्लस माइनस जुड़ना, और डाउन होना मतलब प्लस माइनस में टूटना। अब समझ में आई बात। तो रीजनरेट होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगला क्या है, अगला है द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू दिया हुआ है। फिर वो क्वेश्चन है कौन, ई कैथोड माइनस एनोड। बात समझ में आया। तो देखो यहां पर सिंपल हमदम, थोड़ा सा अटपटा लगता होगा, बहुत लेंदी क्वेश्चन, लेकिन आसान सा क्वेश्चन है। यहां लिखा हुआ है कि SN2 प्लस, और फिर इस दूगो ऐसे लाइन दिया हुआ है बड़ा सा, इसको और ढंग से लिख देते हैं, SN2 प्लस, और फिर ऐसे बड़ा सा लाइन है Ag प्लस और Ag। ये किसको रिप्रेजेंट करता है जानते हैं, गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करता है। ये दूगो जो डबल लाइन है उसको क्या बोलते हैं, याद आया, सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। अब सॉल्ट ब्रिज खींचने लगेगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, तो बीच में दूगो लकीर ऐसे दे दिया तो उसको आप क्या बोलेंगे, सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज के जो इधर टर्म होता है वो होता है लेफ्ट, इधर जो होता है वो होता है राइट। सॉल्ट ब्रिज के इधर जो होता है लेफ्ट, इधर होता है राइट। आपका फॉर्मूला क्या है, जब निकालते हैं ई सेल तो बराबर क्या लिखते हैं, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, यही लिखते हैं। तो राइट इसमें कौन है, सिल्वर। सिल्वर का देखो वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.80। तो हम लिखेंगे क्या, 0.80 वोल्ट माइनस, और फिर क्या है, ये है लेफ्ट, लेफ्ट है SN, और SN का वैल्यू कितना दिल है, इतना, और वो है माइनस में, तो फिर माइनस में लिखेंगे माइनस 0.14। अब जरा इसको देख लो आप, तो माइनस माइनस प्लस, ये जोड़ के हो जाएगा 0.94 वोल्ट। आंसर देखो है कहीं पर,
हाँ है ना ये। देखो कितना बड़ा जानबूझ के इतना बड़ा लेंदी क्वेश्चन डालता है ना कि स्टूडेंट को लगे कि कौन भारी चीज पूछ लिया है, लेकिन फॉर्मूला तो वही था ना, ई कैथोड माइनस एनोड या ई राइट माइनस लेफ्ट या ई रीड माइनस ऑक्स। अब इसमें डायरेक्ट ये लेफ्ट है ये राइट है, राइट का वैल्यू देख लीजिए कितना है, लेफ्ट का वैल्यू कितना है, बस उसमें डाल दिए फॉर्मूला में आ गया, कहीं कोई समस्या है ही नहीं। समझ में आई बात। तो इस अब देखो ये हम इसलिए बता रहे हैं कि इस कंसेप्ट को पकड़ो, फिर नहीं कि ये रट लिए 94 यह तो हो गया। आपको क्या लगता है ये पूछेगा, वो अगली बार क्या करेगा यार, 3 हटा के एक साइड कॉपर दे देगा एक साइड जिंक दे देगा, अब वैल्यू दिए रहेगा। तो भाई आपको कंसेप्ट पता रहेगा तो निकाल लेंगे, नहीं कंसेप्ट पता है इसको रट के चले, आई वैल्यू को जरूरी है कि यही देगा, बदल देगा, यहाँ 7 8 दे देगा, यहाँ 1 6 दे देगा, कुछ दे देगा, तब निकालोगे ना। तो कंसेप्ट को आप पकड़ो, कंसेप्ट नहीं पकड़ोगे फिर रट रहे हो तो आप साइंस कहां पढ़ रहे हो, तो फिर वही बात है, तो पलासी का युद्ध इतिहास की बात कर रहे हो, तब जो डेट है वो डेट में युद्ध हुआ था तो हुआ था। नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल, मैंने पहले ही बताए हैं कि एक सेल आपको पढ़ाए हुए थे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल, जिस सेल को हम लोग कौन सा नाम बोलते हैं, फ्यूल सेल। उसमें ये भी बताए थे हाइड्रोजन सेल एनोड की तरह काम करता है और ऑक्सीजन सेल कैथोड, ऑक्सीजन पार्ट कैथोड की तरह, हाइड्रोजन एनोड की तरह, तो उसको नाम क्या देते हैं, फ्यूल सेल। तो ऑप्शन में है ये है, सी में देख लो है ना, फ्यूल सेल। कहता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल का दूसरा नाम क्या है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल को हम लोग कौन सा नाम देते हैं, फ्यूल सेल। पढ़े हुए थे ना सर, पढ़े हुए थे तो लेकिन भूल गई, तो भाई बीमारी तो है, बार बार रिवीजन करो। नेक्स्ट आ जाओ, अगला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपोजिटेड एट कैथोड, कैथोड पर कौन जाके डिपोजिट होगा अगर प्लस माइनस में टूटेंगे, किसको, NaCl को। तो समझ में आ रहा बात, NaCl को अगर तोड़ेंगे तो कैथोड पर कौन जाके डिपोजिटेड होगा, ठीक है। तो हम आपको अभी अभी भी बताए थे कि टूटता वैसे नहीं है, टूटता है कब, जब उसको पानी में घुलाते हैं, ठीक है। तो पानी में घुला के बिजली पास कराते हैं तो टूटता है, तो टूटता है तो होता है Na प्लस Cl माइनस, ये भी टूटेगा H प्लस OH माइनस। तो अब उसमें भी क्या है कि अगर टूटने की बात है तो वो है कौन सेल में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में प्लस को बोलते हैं एनोड, प्लस को क्या बोलते हैं, एनोड, एनोड मतलब प्लस, माइनस को बोलते हैं कैथोड, तो माइनस। तो स्वाभाविक है ये माइनस वाला सब जाएगा किस पर, एनोड पर, नहीं है, एनोड पर नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कैथोड पर कौन जाएगा, तो कैथोड पर कौन जाएगा, तो कैथोड पर जाएगा प्लस वाला, तो प्लस वाला तो या तो सोडियम जाएगा, नहीं तो कौन जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा। तो ये पूछ रहा है कैथोड पर कौन जाएगा, तो जनरली वाटर का ज्यादा लिबरेशन हाइड्रोजन गैस का होता है, इसलिए कौन सा जाएगा, हाइड्रोजन गैस जाएगा। समझ में आई बात, ये वाले हाइड्रोजन जाएंगे जो हाइड्रोजन गैस की बात होगा, मतलब लिबरेशन करता निकलता ना तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, इसलिए आंसर कौन सी हो जाएंगे, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट आ जाओ, अगला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, मतलब कौन निम्नलिखित में ऐसा है जिससे बिजली पास होता है। तो पहले बात होता है इलेक्ट्रोलाइट ना, नाम से इस पर इलेक्ट्रो मतलब बिजली, लाइट यानी बिजली जब पास कराते हैं तो प्लस माइनस में टूट जाता है, यानी जैसे NaCl है, NaCl को पानी में घोल के जब बिजली पास कराते हैं तो ये Na प्लस Cl माइनस में टूटता है, तो पास होता है तभी ना टूटता है। तो कहता किससे बिजली पास होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट से ना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट से थोड़े बिजली पास होता है, बिजली पास नहीं होता है इसलिए वो टूटता भी नहीं है, सिंपल सी बात है। प्योर वाटर होता है वो भी उससे भी नहीं पास होता है, प्योर वाटर से। तो इस सब से है कि पूछ रहा है क्या कि किससे बिजली पास होता है, और वो इलेक्ट्रोलिट इलेक्ट्रोसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास होने के बाद वो प्लस माइनस में टूट जाता है, उस तरह का एक इलेक्ट्रोलाइट से संबंधित क्वेश्चन पूछा हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, बस वही क्वेश्चन जो अभी अभी बात किए थे कि SRP वैल्यू का ठीक उल्टा होता है रिड्यूसिंग पावर, देख रहे हैं, रिड्यूसिंग पावर ठीक उल्टा होता है, वैल्यू फिर दिया हुआ है ABC करके दिया हुआ है, तो A का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -3.05 वोल्ट, B का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -1.66 वोल्ट, C का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -0.40 वोल्ट, D का वैल्यू कितना दिया हुआ है, +0.8 वोल्ट। अब इसमें पूछ रहा था क्या, हाईएस्ट मतलब ज्यादा किसका होगा, तो सबसे कम जिसका होगा उसका ज्यादा होगा, नहीं होगा। तो इस चारों में सबसे कम वैल्यू क्या है, -3 वाला ना, कोई 3 रुपया कर्जा में है, कोई 1 रुपया कर्जा में है,
कोई आधो से कम रुपया कर्जा में है, कोई 8 आमदनी में, तो सबसे कम तो ई ना हुआ, तो सबसे कम जिसका उसी का ज्यादा होगा, क्योंकि उल्टा है रिड्यूसिंग। फिर हम बोल रहे हैं एसआरपी वैल्यू का उल्टा होता है रिड्यूसिंग, एसआरपी वैल्यू का डायरेक्टली होता है ऑक्सीडाइजिंग। तो ये ध्यान में रखेंगे, एसआरपी वैल्यू देखेंगे, देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रिड्यूसिंग पूछ रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग, उस हिसाब से काम कीजिएगा। रिड्यूसिंग पूछेगा तो कम वाला आंसर होगा, ऑक्सीडाइजिंग पूछेगा तो ज्यादा वाला आंसर होगा। तो इसमें रिड्यूसिंग पूछ रहा है हाईएस्ट, तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, ए, क्योंकि ए का सबसे कम है। कंसेप्ट पकड़ लिए कि कोई दिक्कत इसमें? कंसेप्ट समझना है, ये ध्यान में रखना है, कंसेप्ट को पकड़ो आप। विदाउट कंसेप्ट काम करेंगे तो फिर क्वेश्चन नहीं पूछने वाला। देख रहे हो क्या को क्वेश्चन घुमा के ई डेटा चेंज कर देता है, क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आप ई डेटा याद रखोगे कि ये टर्म याद रखोगे? तो ये टर्म नहीं याद रखोगे कि एसआरपी वैल्यू का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या? एसआरपी वैल्यू का उल्टा होता है रिडक्शन और सीधा होता है ऑक्सीडेशन। समझ में आई बात? चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लीजिए, कह रहा है सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं बताए थे, अभी अभी भी बताए, पढ़ाए भी थे कि सेल कांस्टेंट मतलब क्या, किसी भी बैटरी की लंबाई को ऊपर रखिए और उसकी मोटाई को नीचे रखिए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी को सेल बोलते हैं, इसलिए नाम क्या होता है, सेल कांस्टेंट। तो इसमें देखो कौन सा फॉर्मूला है, ए में तो ही लिखल है एल बाई ए। इससे आसान क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये 23 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सेल कांस्टेंट किसको बोलते हैं, एल बाई ए को। नेक्स्ट अगला देखो, द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब क्या, ई सेल, और फिजिक्स में इसे क्या बोला जाता है, ईएमएफ। तो ई सेल निकालना है, किसका निकालना है, इसका निकालना है। इसमें ये क्या हुआ, राइट, ई क्या हुआ, लेफ्ट। अब इसमें पूछ रहा है कि भाई इसका कैथोड कौन चीज होगा, इसका कैथोड कौन चीज होगा। आप फॉर्मूला क्या पढ़े हैं कि ई राइट माइनस ई लेफ्ट, उसी को क्या बोले हैं, ई कैथोड माइनस एनोड, उसी को क्या बोले हैं, ई रीड माइनस ई ऑक्स, यही पढ़े हैं। तो राइट बोलिए, कैथोड बोलिए, या राइट मतलब राइट बोलिए, या कैथोड बोलिए, या रिडक्शन बोलिए, एक ही चीज ना हुआ। तो बोल रहा है राइट आपका कौन है, कॉपर, नहीं है राइट कॉपर, राइटे को कैथोड बोलते हैं। तो पूछ रहा है कैथोड क्यों, तो कॉपरे ना होगा, तो इसलिए आंसर कौन सी हो जाएगा, कॉपर। समझ में आई बात? नेक्स्ट आ जाओ, अगला है हु गेव द थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ गया था, केमिकल काइनेटिक्स का है। आयनाइजेशन की थ्योरी किसने दिए थे? तो थोड़ा सा आपको बार बार हम एसिड बेस पढ़ाते रहते हैं, तो एसिड बेस में क्या बोलते हैं कि जो चीज घुलता है पानी में और घुलने के बाद जो हाइड्रोजन देता है ना, उसे हम लोग एसिड बोलते हैं, और घुलने के बाद जो OH देता है तो उसे हम लोग बेस बोलते हैं। और इस चीज की थ्योरी कौन दिए हुए थे, आर्हेनियस साहब, जो एसिड बेस को समझाए हुए थे कि जो मटेरियल पानी में घुलने पर, एक्वस सॉल्यूशन में जाने पर हाइड्रोजन दिया तो एसिड और OH दिया तो बेस, और टूटने के बाद ना वो देगा हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, और टूटने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन, आयन में बदलना मतलब टूटना। तो उस थ्योरी को देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, आर्हेनियस। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, आर्हेनियस। नेक्स्ट आ जाइए, अगला फिर वही क्वेश्चन पूछा हुआ है, कॉपर सल्फेट का दुगो नोमेरिकल जो पहले आया था, मतलब 2010 11 12 में जो क्वेश्चन आया था वही रिपीट क्वेश्चन है कि W बराबर ZIT बट्टे 96,500 लिए थे, तो ये भी 96,500 तो कट जाता है, और ये CU का निकाले थे ना कि 63.5 में 2 से भागा देते, इसलिए कि इस पर 2 गो प्लस होता है, तो 31.75 आ जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट आ जाइए, रिपीट क्वेश्चन था ये 28, द सेल कांस्टेंट है। फिर वही क्वेश्चन कि सेल कांस्टेंट किसे बोलते हैं, 2024। तो सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या, एल बाई ए है, कहीं ये ए में तो है, ये है, तो एल बाई ए। तो कहीं झमेला है इसमें, क्लियर है सबको? ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, अगला है द इलेक्ट्रोलिसिस ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। कहता ऑक्सीडेशन कहां पर होता है, इतना भाषण शुरू में दे दिए थे भाई कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, गैल्वेनिक सेल होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड बोलते हैं प्लस को, कितनी बार ये बात को बताएं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड बोलते हैं प्लस को, कैथोड बोलते हैं माइनस को। गैल्वेनिक सेल में उल्टा होता है, एनोड बोलते हैं माइनस को, कैथोड बोलते हैं प्लस को। इस पे होता है ऑक्सीडेशन, ई होता है रिडक्शन, इसमें ये ऑक्सीडेशन, ई होता है रिडक्शन। अब आप ही बताओ, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोलिसिस सेल कहां पर होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, तो ऑक्सीडेशन कहां पर होता है, एनोड पर। अब देखो कहां है, एनोड है ना ये,
आप क्या बताइए, कंसेप्ट को एकदम बिल्डअप रखो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगले पर, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। यहां ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन गैस की बात कर रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन गैस की बात कर रहा है और कह रहा है 32 ग्राम। बात समझ में आया? तो 32 ग्राम दिया हुआ है, हो गया ना। और एक ऑक्सीजन का अगर हम बोलेंगे आपको कि इस ऑक्सीजन का जेड निकालिए या ई, तो जेड का होता है कि ऑक्सीजन के मास, तो ऑक्सीजन का मास दे दिए ऊपर 16 होता है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2, ऑक्सीजन पर देखिएगा 2 माइनस, 2 माइनस का मतलब क्या होता है 2 वैलेंसी, तो 2 से भाग दे देंगे तो जेड की वैल्यू कितनी आएगी 8। तो हमारा 32 ग्राम है, तो 32 ग्राम होगा हमारा किसका वैल्यू, डब्लू का वैल्यू। तो डब्लू का वैल्यू 32 ग्राम और जेड का वैल्यू हमारा निकल के कितना आया 8। तो 32 बट्टे हम लोग क्या कर लेंगे 8, कट के कितना आएगा 4, यानी कितने फराडे आ जाएंगे 4 फराडे। आया समझ में चीज, क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ। ये सब तो क्वेश्चन शायद 25 का चल रहा है, नहीं लास्ट इस वर्ष का क्वेश्चन सब है। देखो कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछा हुआ है। 25, चलिए ये भी देख लीजिए। रस्ट, जंग लगना क्या है। जंग लगना मैंने आपको बोले हुए हैं कि Fe2O3, और ये जंग कब लगता है जब वाटर रहता है तब, हवा के साथ। तो Fe2O3 को बोलते हैं, देखिए Fe पर 2 गो प्लस होता है तो फेरस, 3 गो प्लस होता है तो फेरिक। तो ये 3 आने का मतलब इस पे 3 प्लस है, ये 2 आने का मतलब इस पे 2 गो माइनस होता है। तो फेरस हुआ कि फेरिक हुआ, फेरिक हुआ। तो इसको बोलेंगे हम लोग फेरिक, इसको ऑक्साइड, आई वाटर को हाइड्रेट फॉर्म बोलते हैं। तो देखो इसमें कहीं पर है, हाइड्रेट का मतलब क्या H2O, और फेरिक का मतलब हुआ Fe पर 3 प्लस, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन पर 2 माइनस। तो कंप्लीट फॉर्मूला हो जाता है Fe2O3 पॉइंट x H2O। x H2O मतलब वाटर का बहुत सारा मॉलिक्यूल, समझ में आए बात। तो हाइड्रेट फॉर्म ऑफ फेरिक ऑक्साइड। अगर हाइड्रेट दिया रहता हो, लेकिन मान लो ऑप्शन में ये सब नहीं रहता और सीधे फेरिक रहता, तो फेरिक तब लगा देते अगर ये ऑप्शन नहीं रहता तो, क्योंकि फेरिक ऑक्साइड इतना तो कम से कम है फेरिक ऑक्साइड। अब समझ आई बात। नेक्स्ट आ जाइए। अगला क्वेश्चन है वही ईएमएफ का क्वेश्चन है। तो ईएमएफ के क्वेश्चन में ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट, मतलब जिंक लेफ्ट की भूमिका में है और आयरन राइट की भूमिका में। वैल्यू आपको मिला हुआ है, वो वैल्यू से काम कीजिए। तो वैल्यू से काम करेंगे तो क्या होगा, ई राइट माइनस लेफ्ट है, यानी इसके में से इसके वैल्यू को घटाते हैं। तो इसका वैल्यू कितना है, Fe का वैल्यू है इतना, तो -0.44 माइनस घटाते हैं, और फिर राइट लेफ्ट का वैल्यू कितना है -0.76, तो -0.76 इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये प्लस 0.76 आई माइनस इतना, तो सीधे कितना आ जाएगा निकाल के 0.32 वोल्ट। आंसर क्या हो जाएगा बी। समझ में आया, फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं। ई राइट माइनस लेफ्ट, ई कैथोड माइनस एनोड, या ई रीड माइनस ऑक्स। तो राइट ये है, लेफ्ट ये है। राइट में लोहा है तो लोहा का वैल्यू पहले ले लिए, लेफ्ट में जिंक है तो जिंक का वैल्यू बाद में ले लिए। बीच के फॉर्मूला में माइनस आता है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो निकल के कितने आ गए 0.32। समझ में आई कहानी। ये थे भी 2025 का। और देख लो क्या पूछा है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब हुआ कंडक्टिविटी का ही दूसरा नाम क्या है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी का यूनिट पूछ रहा है, तो यूनिट क्या होगा आपको ऑलरेडी याद है कि क्या होता है ओम मीटर, ऊपर ले जाते हैं तो क्या होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। हमने बोले थे ऐसा यूनिट हुआ। मीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं सेंटीमीटर भी दे सकते हैं, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। तो देखो है कहीं पर सी में है ना ओम सेंटीमीटर इनवर्स। तो यूनिट आप ध्यान में रखोगे सबका आराम से बनेगा। और क्वेश्चन आ जाओ, नहीं खत्म। कितने ऑब्जेक्टिव थे। मेरा मुख्य उद्देश्य ये नहीं था कि ऑब्जेक्टिव पर भाषण देना, मेरा मुख्य उद्देश्य ये था कि ऑब्जेक्टिव के कंसेप्ट को समझाना। अब जरा एक थोड़ा एनालाइज करो कि कुल कितने ऑब्जेक्टिव के कंसेप्ट मिले। कंसेप्ट ये मिला कि ज्यादातर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन जो बनता है वो ई सेल वाले पर या ईएमएफ वाले पर, जिसमें क्या फॉर्मूला लगाते हैं तो ई रीड माइनस ई ऑक्स का, या इसी में रीडे को बोलते हैं राइट, इसको बोलते हैं लेफ्ट, या इसी को हम लोग बोलते हैं कैथोड, इसको बोलते हैं एनोड। तो इस फॉर्मूला पे बना। फिर आप ऑब्जेक्टिव में और कौन सा देखें, तो एक देखें एसआरपी वैल्यू से संबंधित क्वेश्चन
कि एसआरपी वैल्यू जो होता है रेड्यूसिंग पावर का उल्टा होता है, और एसआरपी वैल्यू जो होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, वो ऑक्सीडाइजिंग के डायरेक्टली होते हैं। फिर ये जब कंसेप्ट क्लियर कर लिए तो आप ये देखें क्या कि फैराडे फर्स्ट लॉ से संबंधित क्वेश्चन आता है जो W बराबर ZIT आते हैं। सेकंड लॉ में फॉर्मूला है W1/Z1 बराबर W2/Z2, लेकिन 2025 का डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसलिए उसको हम लोग रिवीजन में नहीं किए, लेकिन मेन बैच में किए हुए हैं। तो ये सब कंसेप्ट है जिसको ध्यान में रखेंगे तो आराम से इसके ऑब्जेक्टिव सब बन जाएंगे। शुरू में भी ऑब्जेक्टिव का पहले कंसेप्ट दे दिए, तब बताना शुरू किए हैं। अब जरा आप देख लो किसको, सब्जेक्टिव। लेकिन सब्जेक्टिव 2009 से 25 नहीं चलते, 19 से चलते हैं। हाँ, लेकिन 2019 से पहले वाला भी एक बार हम क्वेश्चन बैंक देख के आपको बोल देंगे अभी फिलहाल। तब देख लीजिए एक बार सब्जेक्टिव कि सब्जेक्टिव आपसे बनता है कि नहीं। शुरू करें, लीजिए पहला देखो आप, जो इस वर्ष के लिए भी बड़ा जरूरी है, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। यानी फैराडेज फर्स्ट लॉ जो है, फर्स्ट लॉ ये ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ दुगो होता है, लेकिन जब 2025 का क्वेश्चन अभी अभी आएगा ही तो देखना आप, उसमें सेकेंड लॉ पूछा हुआ है। तो इस बार के लिए बड़ा जरूरी कौन हो जाता है, फर्स्ट लॉ हो जाता है। इसलिए आप फर्स्ट लॉ पढ़े हुए हैं फैराडेज का, ध्यान में रखेंगे आप। तो देख लिए क्वेश्चन 19 में। फिर 19 का एक क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल से क्या किसे कहते हैं, तो प्राइमरी सेल या प्राइमरी बैटरी, इसको पूछा हुआ है। तो इसमें क्या क्या लिखना है, डेफिनेशन देने हैं, और इसके एग्जाम्पल में चारों नाम देने हैं। चारों नाम मतलब क्या क्या, वोल्टेइक, डैनियल, लेक्लेंचे और मरकरी। बात समझ में आया। 2 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्या है, राइट फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। 20 में भी फैराडे फर्स्ट लॉ पूछा हुआ है, समझ में आ रहा बात। तो उसमें भी देखने की दिक्कत है। 21 को देखो, 21 में क्या पूछा है, सेकेंडरी सेल या सेकेंडरी बैटरी जो चार्जेबल होता है, इसके 2 एग्जांपल। फिर मतलब परिभाषा देना है, 2 एग्जांपल, लेड स्टोरेज और अल्कली या निकल कैडमियम। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। फिर पूछा है स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोलाइट, पढ़ाए ना इलेक्ट्रोलाइट, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग और वीक एग्जांपल 2022 में 2 नंबर में क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो इसमें भी कोई समस्या नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसे कहते हैं, परिभाषा देना है, और फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का फिगर भी देना है। समझ में, मतलब फिगर भी आप उसको देके क्लियर करेंगे। नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन क्या, डिस्कस द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल्स ऑफ रिगार्डिंग रस्टिंग ऑफ आयरन। मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहा में जो जंग लगता है उसका केमिस्ट्री बताना है कि कौन एनोड है कौन कैथोड है, उसका रिएक्शन क्या है, उसका परिभाषा जंग लगने का क्या है, ये सब आपको बताने हैं लोहा में जंग लगने का। ये 24 का क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला देखो, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टेंस। किसका नाम है मोलर कंडक्टेंस, कप्पा एम। तो समझ में आया किसको पूछ रहा है, दूसरा नाम दिया हुआ है, पहला नाम नहीं दिया। मोलर कंडक्टिविटी नहीं, ये स्पेसिफिक बीच में छूट गया है। मोलर स्पेसिफिक कंडक्टेंस देके क्वेश्चन पूछ लिया है। नेक्स्ट अगला है राइट फैराडेज सेकंड, यही हम बात कर रहे थे। देख रहे हैं कब पूछा है, 2025। यानी इस वर्ष जो एग्जाम हुआ था तो फर्स्ट लॉ नहीं पूछा हुआ था, कौन सा लॉ पूछा हुआ था, सेकंड लॉ पूछे हुए थे। तो आपके लिए क्या जरूरी है, फर्स्ट लॉ ना। चलो नेक्स्ट अगला देखो आप, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का परिभाषा सब दीजिए, उसमें सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है वो सब लिखिए। तो आराम से कर सकते हैं आप। गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये सब देके सॉल्ट ब्रिज ये सब दिखा के फिगर वगैरह के साथ 5 नंबरी क्वेश्चन था, ये पूरा डिटेल में आपको देने थे। नेक्स्ट खत्म। यानी इतने क्वेश्चन थे कब, ओवरऑल इतना में आप क्या देखे, ज्यादातर क्वेश्चन क्या है, तो ज्यादातर क्वेश्चन है या तो फैराडे फर्स्ट लॉ या तो सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ 2025 में पूछा हुआ है, या नहीं तो पूछेगा आपको